I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number 6, and our course is linear algebra. In this lecture, we are going to talk about minors and cofactors. What are they, and how we have to find it? Okay. So let's suppose say if we have a matrix A, and that is square matrix, and cross n is the order. So my aij is the term. अगर एक aij टर्म है तो उसका माइनर आप इस तरह फाइंड करेंगे, उसके माइनर को हम mij से डिनोट करेंगे और इसी के कोफैक्टर को हम cij के हिसाब से डिनोट करेंगे। और cij किसके बराबर होता है? -1 की पावर i प्लस j और mi j। ठीक है, तो ये इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपका i प्लस जे करें तो कोई इवन नंबर आएगा तो वो आपका cij जो होगा वो mij ही होगा। और अगर i प्लस जे करने से कोई ऑड नंबर आएगा, ठीक है, तो फिर आपका ये cij जो है ये माइनस ऑफ mij के बराबर आएगा, राइट। तो ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। उसमें वो कहता है कि फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो वी शुड रेज इट। सो एग्जांपल है आपकी बुक से ही, एग्जांपल 1। Find minors and cofactors is the statement. Find minors and cofactors। तो इसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स भी हम लिख लेते हैं। लेट मैट्रिक्स सपोज हमने सिर्फ देखना है कि क्या होता है। A इज इक्वल टू 3 2 1 और 1 5 4 और -4, ठीक है, 6 8। अच्छा, ऐसे क्या होता है कि जो मैंने कहा था ना aij, I इज द नंबर ऑफ रो एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं a11 का माइनर और कोफैक्टर मालूम करना है तो वो a11 को एक टर्म है, a11 ये वाली है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसी तरह a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये कहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये a12 होगा। इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो फिर अगर आपके पास और फिर आप जब आपने लेट्स सपोज माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ a11, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली आप फर्स्ट रो को भी छोड़ देते। a11 जो टर्म है ना उसके अंदर जो इंटरसेक्शन पे जो रो और कॉलम है आप उसको हाइड कर देंगे। यहाँ पे ये वाला आपके पास कॉलम आ रहा है और ये रो आ रही है, इसको हाइड कर दें तो पीछे ये 5 6 4 8 रह जाता है। तो ये माइनर m11 होगा और ये इस तरह से आएगा कि 5 6 4 8 और इसका 2 का डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। 5 8 40 -24 that will get you 40 - 24 will get you 16। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कोफैक्टर लूं इसका,
कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये जो होगा इसे हम C11 से डिनोट करेंगे। अच्छा मैंने क्या कहा था, जब I प्लस J का सम इवन हो, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो वो आपका उसी माइनर के बराबर होता है। तो ये यानी कि M11 के ही बराबर है, तो ये क्या है 16 है, राइट। अब अगर मैं दोबारा इस तरह से माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं, आपको बताना। अगर मैं कहूं कि माइनर और कोफैक्टर A22 का फाइंड करें, तो A22 के लिए आप इसको हाइड कर देंगे, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को हाइड कर देंगे। बाकी अगर भाई ये 3 1 और -4 और 8, इस तरह से ये चीज रह जाएगी। A33 के लिए आप थर्ड कॉलम और थर्ड रो इनको हाइड कर देंगे, फिर ये आके भाई ये चार चीजें रह जाएंगी, इनके साथ आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, अगली एग्जांपल अब हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर है 22 है गालबन, और इसके अंदर फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, और एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो हम वो कर लेते हैं। Example 22, find minors and cofactors of the elements of the determinant। एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है प्रूव करो A11 इंटू A31। अच्छा A31 क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। उसने कैपिटल C की जगह कैपिटल A से नोट किया है, और प्लस A12 और A32 कोफैक्टर, और प्लस A13 और A33, और ये इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमें। तो अब हमें A11 क्या है, ये A11 ये वाली टर्म है, A12 क्या है, ये वाली टर्म है, और A13 क्या है, ये वाली टर्म है, राइट। तो बाकी हमें A31 कोफैक्टर फाइंड करना है। A31 कोफैक्टर के लिए सबसे पहले तो मुझे माइनर फाइंड करना पड़ेगा M31, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट -3 0 5 4, तो ये -12 -0, तो दैट विल बी -12। और इसका अगर मैं देखूं तो ये कोफैक्टर्स हैं A31, तो मैं कोफैक्टर अगर फाइंड करूं इसी का A31, तो क्योंकि I प्लस J का सम इवन आ रहा है, तो वो इसी M31 के बराबर होगा, और वो M31 भी -12 होगा, ठीक है। और हमने A31 फाइंड कर लिया जो कि -12 ही है। अच्छा फिर अगर मैं A32 ये फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मुझे -32 फाइंड करना पड़ेगा M32, तो M32 के लिए मैं थर्ड रो को हाइड करूंगा और सेकंड कॉलम को, तो पीछे मेरे पास रह जाएगा 2 6 5 और 4। इसको मैं करूंगा 2 4 आर 8 -30, दैट विल गेट यू -22। और ये देखें आपका अब जो है कोफैक्टर अगर मैं A32 फाइंड करूंगा, तो वो किस तरह हो जाएगा, 3 और 2 का सम, यानी कि I प्लस J का सम 5 ऑड है, तो ये माइनस और -22 2 आएगा, तो ये +22 हो जाएगा। अच्छा ये A32 कोफैक्टर है। अच्छा इसी के बाद अगर मैं और मुझे क्या फाइंड करना है A33 के लिए मुझे M33 फाइंड करना पड़ेगा पहले। M33 में क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये भी हाइड और ये भी हाइड, पीछे रह जाएगा 2 6 -3 और 0, ठीक है। जब मैं फाइंड करूंगा 2 0 0 माइनस और -3 मल्टीप्लाई बाय 6, वो वाला माइनस और ये माइनस जो आएगा ये पॉजिटिव 18 आ जाएगा। और कोफैक्टर A33 फाइंड करने के लिए आपको पता है I प्लस J का सम इवन है, तो वो इसी माइनर के बराबर होगा M33 के बराबर, जो कि 18 ही होगा। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं इस इक्वेशन को प्रूव करूंगा। A11 क्या है 2 और A31 को फैक्टर क्या है -12, ठीक है, प्लस A12 क्या है, अब मैं उस इक्वेशन को प्रूव कर रहा हूं। तो A12 मेरे पास है -3 और A32 क्या है 22 और फिर प्लस A13 क्या है 5, ठीक है, और ये A33 क्या है 18 और मैंने प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है, ठीक है। ये -24 और ये -3 2 6 और वो भी 6, तो -66 और ये हो जाएगा आपके पास 5 18 90, ठीक है। तो ये भी 90 के बराबर है, माइनस माइनस -24 -60, ये -90 के बराबर और ये +90, तो ये 0 के बराबर प्रूव हो गई है। तो मैंने इस इक्वेशन को प्रूव करना था और ये इक्वेशन प्रूव हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला देखने क्या है। अगला है डिटर्मिनेंट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट्स का कांसेप्ट भी 3x3 का एफएससी में पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ देखेंगे डिटर्मिनेंट्स बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन। अच्छा, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा, आप एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरी चीज को वेरी करेंगे, या नंबर ऑफ कॉलम को वेरी करेंगे या नंबर ऑफ रोज को। अगर लेट्स सपोज जो मैं पहली वाली चीज है मैं उसमें नंबर ऑफ रो को कर रहा हूं, A1 J, सॉरी यहाँ पे कॉलम वेरी करेगा, ठीक है, और रो का नंबर A1J और इसके साथ आपका C1J, ठीक है। J इज द नंबर ऑफ कॉलम, आप किसी भी कॉलम से कह सकते हैं, यहाँ पे रो फिक्स है, आप यूं कह प्लस A2J, ठीक है, C2J। हम एक एग्जांपल करेंगे, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। प्लस अप टू सोन प्लस ANJ और CNJ, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरह से इसका डिटर्मिनेंट लिखता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एक और तरह से एक्सप्रेस करेंगे, AI1 CI1 प्लस A2 AI2 CI2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AIN प्लस CIN, ठीक है, ओके। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर आपकी बुक से है ये 3, कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो से हमने करनी है एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। अब हम अलोंग फर्स्ट रो काम करेंगे। चले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका मैट्रिक्स क्या है 3 -2 5 1 -4 4 0 3 -2। अच्छा, अगर अब मैंने इसका मॉड करना है ना, फाइन, तो मॉड के लिए ये इस तरह से मैं जैसे लिखूंगा 3 -2 5 1 -4 4 0 3 और ये -2, ठीक है।
अब मैंने इसे फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड करना है, इस तरह से, फिर इस तरह और फिर इसके थ्रू, ठीक है, और इनके कोफैक्टर साथ आएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, कोफैक्टर्स जब हम लिखते हैं तो हमें आई प्लस जे भी देखना पड़ता है। आप लोगों ने एफएससी में बहुत आसान तरीके से पढ़ा होगा, मैं आपको भी वही आसान तरीका ही यहाँ बताऊंगा कि आपको कोफैक्टर्स को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, आप 3 लिखें और 3 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दें, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो ये पीछे रह जाएगा क्या, -4 और 3 और ये -2। फिर आप -1 लिखें, मैं आपको बताता हूँ मैंने माइनस यहाँ क्यों लिखा है, ये कोफैक्टर की वजह से ही आया है, बट आपको मैं एक और तरीका भी बता दूंगा। और यहाँ पर ये इसको अब मैंने ये हाइड हो जाएगा, फर्स्ट रो तो हाइड होगी और सेकंड कॉलम अब हाइड होगा। आप देख रहे हैं कॉलम का नंबर बढ़ता जा रहा है, रो आपने एक रखी हुई है, ठीक है, तो -1 और इसको किया तो ये -2 और 5 और 3 और ये -2, फिर ये +0 और ये 0 के साथ जो भी चीज हो वो 0 ही कर देगा, यानी कि आप उसके बाद फिर थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और फिर ये -2 5 -4 और 4 आएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अगर ये 4x4 हो जाती मैट्रिक्स तो आप इसी तरह, और आपने फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता तो आप इसी तरह चलते, ये कोफिशिएंट लिखते, फिर इसके वाली रो और कॉलम को हाइड करके इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको हाइड करके इस वाली चीज का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर माइनस और ये वाला डिजिट लिखते हैं, फिर इसके इंटरसेक्टिंग रो कॉलम को हाइड करके बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर इस तरह इसका इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम को हाइड करके बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, प्लस लिख के, एक दफा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर 4x4 आ जाता तो अगली टर्म के साथ फिर मैं माइनस लगाता तो उसके इंटरसेक्टिंग और रो और कॉलम को हाइड करके डिटर्मिनेंट में फाइंड कर लेता। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 3x3 तो पहले डिजिट के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, तो ये 3 और -4 मल्टीप्लाई बाय -2 विल गेट यू 8, 8 -12 माइनस, और ये -2 मल्टीप्लाई -2 विल गेट यू 4 -15 और +0, ठीक है, और 8 -12 कितना होता है, -4, -4 into 3 -12, और ये वाला आपके पास 4 -15 विल गेट यू -11, और ये वाला माइनस ये +11, तो आपका ये आंसर -1 के बराबर आ जाएगा। बेसिकली ये इसी का डिटर्मिनेंट है, इस वाले मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, जो हम एक रो के क्रॉस कोफैक्टर एक्सपेंशन करते हैं उससे हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है। तो हमने अब देखा 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आगे चल के अभी हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि हमें 3x3 का एडजॉइंट कैसे करना है, और जब हमें एडजॉइंट मिल जाए तो हम 3x3 का इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। ओके, तो अगली एग्जांपल आपने ना खुद करनी है, वो आपने इसी मैट्रिक्स को अब फर्स्ट कॉलम के थ्रू करना है, यानी कि 3 लिखेंगे फिर माइनस आएगा और ये वाला डिजिट -2 आएगा, और यानी कि इनके इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम को हाइड करके आप इनके डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से, और आप फाइंड करेंगे अपना और देखेंगे कि आंसर आपका -1 ही आया है, ठीक है। तो अब वो एग्जांपल 4 है जो आपने खुद करनी है। अब कुछ रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स इस तरह से पढ़े जाते हैं कि आप लोगों को अगर कभी आगे कहीं पे रिलेशनशिप वाली कोई चीज नजर आ जाए तो आप लोगों के लिए उस चीज को प्रिडिक्ट करना और सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो इन चीजों को आप लोग जस्ट सर से उतारने वाली ना किया करें। तो हम रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। पहला रिलेशन हम पढ़ रहे हैं जो डिटर्मिनेंट्स का है, और अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसके साथ कोई k डिजिट पहली रो के साथ मल्टीप्लाई सिर्फ हो रहा है, a11 a12 a13, और यहाँ पर फिर आपके पास a21 a22 और a23 और a31 और a32 और ये a33। अच्छा, ये सबके साथ k मल्टीप्लाई हुआ है पहली रो के साथ। तो आप
जब हम इन मैट्रिक्स हम जब कोई एक बार से डिजिट के मल्टीप्लाई करते हैं, के इज अ कांस्टेंट, तो वो पूरी मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो होता है। पर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप पूरी एक रो से जो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर यानी कि इस पूरी रो में 5 कॉमन आ रहा है, तो आप 5 जो है वो बार ले सकते हैं, ठीक है। और यानी कि लेट्स सपोज फिर ये रह जाएगा यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32 और A23 और A33, ये रह जाएगा। लेट्स सपोज ये वाली चीज आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है, और ये फिर आप के बाहर ले लेते हैं, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ रह जाता है। तो के जो है वो स्केलर है, और यहाँ पर के जो है वो सिर्फ एक से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज के जो है वो सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ, वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा, ये बी प्रॉपर्टी है हमारी, तो उसमें जो भी वो ऑर्डर होगा ना, उस ऑर्डर के साथ वो आपकी यानी कि बाहर आएगा। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये एक मैट्रिक्स थी A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक पूरी लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, और मैं इस मैट्रिक्स से के मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये के इस डिजिट के साथ भी आएगा, इस डिजिट के साथ भी, 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 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, ठीक है। तो पर अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसे ले आऊंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रो से भी हमने कॉमन ली है, तो यहाँ पे ये एक रो का के कॉमन आएगा, फिर इस रो का भी के कॉमन आएगा, और फिर इस रो का भी के कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के की पावर के क्यूबिक हो जाएगा। इट्स मीन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप देखें ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा के की पावर n, ठीक है। ये ऑर्डर आपका n क्रॉस n है, और ये इस तरह से A11, A12, A13 और A22 यहाँ आएगा, A21 यहाँ आएगा, A31, A32, A23 और A33, ठीक है। यानी कि आपको हर रो से वो कॉमन लेना है, तो यहाँ पे एक्चुअली के क्यूबिक होगा, मैंने के की पावर n लिखा है, इनके n जो का वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होगा। अच्छा, अब एक और हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी सी कह लें उसे। प्रॉपर्टी सी के मुताबिक क्या है कि जब भी आप किसी कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास A11, A12, A13 और A21, A31, A22, A32 और A23 और A33, तो ये जब आप इसके अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा होगा, क्योंकि आप जिस मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं, रो और कॉलम चेंज करने से उसका डिटर्मिनेंट पे फर्क आता है, ठीक है ना। क्योंकि हम फिर हमें कोफैक्टर एक्सपेंशंस में उसका वो फर्क आता है, इस तरह से, और नंबरिंग का फर्क आ जाता है, नंबरिंग का ऑर्डर का फर्क आता है। तो जब हम रो या कॉलम को चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें उस मैट्रिक्स का, तो रो और कॉलम को चेंज करते हुए हमें बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन लगाएंगे तो लेट्स सपोज मैंने पहली दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया है। अच्छा, ये इस तरह से हो गया।
और अगर चौथी प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे होगी कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें A11 प्लस K इंटू A22, ठीक है, A21 और A12 और प्लस K इंटू A22 और ये फिर A13 प्लस K इंटू A23। मैं आपको इसका मकसद अभी बता देता हूं। बाकी ये A21, A31, A22, A32, A23 और ये A33। मकसद क्या है? मकसद ये है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई एक मैट्रिक्स है इस तरह की A11, A12, A13, A22, सॉरी A21, A31, A22 और A32, A23 और ये A33, ठीक है ना। अगर आप इस तरह की कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, या आप इसी मैट्रिक्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें कि आप किसी कोई रो ऑपरेशन करें, यानी कि इस मैट्रिक्स में इस डिटर्मिनेंट में क्या रो ऑपरेशन हुआ है कि R1 प्लस K इंटू R2, ये जो ऑपरेशन किया है इससे इसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ई देखते हैं उसमें क्या है। प्रॉपर्टी ई है उसके मुताबिक जो है अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी अगर पूरी एक रो जीरो है और बाकी ये कोई भी डिजिट्स है x1, x2, x3, x4, x5, x6, दे आर कोई भी डिजिट है इसका डिटर्मिनेंट या कोई और ऐसी डिटर्मिनेंट जिसके एक पूरा कॉलम जीरो है और बाकी x1, x2, x3, x4, x5 और x6 ये कोई भी डिजिट है तो इनका डिटर्मिनेंट एक्चुअली जीरो के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है प्रॉपर्टी f और कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास स्केयर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी स्केयर मैट्रिक्स का सीखा है, तो कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है उसके अंदर आप अगर ए का डिटर्मिनेंट ले या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ले तो वो भी सेम आएगा। और आगे एक एग्जांपल है, उसमें क्या है, उसमें इसी तरह आपने एग्जांपल 10 है वो आप खुद करेंगे, उसमें यही हो रहा है जो है ना, आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा कुछ और प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं। प्रॉपर्टी जी, तो उसमें होगा कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ई
जो फॉर्म हुई है या वजूद में आई है के मल्टीप्लाई करने से किसी रो को, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई जो होगा उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो के के बराबर होगा। आपने एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स के अंदर आप के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस के के बराबर होगा, ठीक है, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया किसी रो के साथ। और क्या है, अगर आप कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी आप कोई रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। कोई एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही फॉर्म होती है। अगर कोई ये प्रॉपर्टी भी मैं देख चुका हूं, अगर कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं उसके अंदर कोई रो ऑपरेशन करता हूं R1 प्लस के इंटू R2, तो तब भी उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 ही रहेगा, अनलेस कि आपने कोई इंटरचेंजिंग की है तो -1 आ जाएगा, कोई ये मल्टीप्लाई किया है, अगर आपने इंटरचेंज भी किया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग की है तो -1 भी आएगा और के से मल्टीप्लाई भी किया तो के आ जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, फिर इसी तरह एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, एग्जांपल 1 है, उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करने जाते हैं। डायगोनल में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो आप अगर ये आप सिर्फ जो है ना डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ऐसी मैट्रिसेस का 1 into 3 into 1 into 1, तो ये जस्ट 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर कोई ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से है 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0 0। बेसिकली एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और इसमें दो रोज इंटरचेंज हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अगर मैं रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इट्स मीन कि ये आपस में दो रो इंटरचेंज हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो इसका -1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। और इन द सेम केस अगर एक और मैं मैट्रिक्स को डील करता हूं जिसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है, तो वो अगर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है कि वो 1 0 0, इस डिजिट को आप छोड़ दें, फिर आपके पास 0 1 0 0 और 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई इररिस्पेक्टिव डिजिट आ जाता है, जीरो के अलावा कोई आ जाता है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, और ये कोई नॉन जीरो एंट्री भी आ जाती है तो इससे कोई इसके डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिटर्मिनेंट फिर भी 1 के बराबर रहेगा। आप अब अच्छा ये कैसे हो सकता है डिटर्मिनेंट, मैंने कहा 0, ऐसा हो सकता है कि आपने ये किया हो रो 1 प्लस 7 इंटू रो 4, ठीक है। अगर मैं इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करूं और फिर ऐड करूं इसमें तो 0 प्लस ये वाला 7 आएगा, तो इससे आपकी इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैंने रो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी मेरे पास, उसके अंदर मैंने ये एक ऑपरेशन किया तब मेरे पास इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म में आई, तो उस जो मैंने मल्टीप्लाई किया फैक्टर और एडिशन किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास 1 ही रहेगा। अच्छा, और क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n और विद टू प्रोपोर्शनल रोज और कॉलम्स, हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, n क्रॉस f, अगर उसकी कोई दो, या मैं लिख देता हूँ 1 2 2 4 3 6 और 7 8 और ये 9, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो ये वाली दो रोज जो है ना, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। किस तरह कि ये वाली जो रो, ये वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वजूद में आया है जब मैंने ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये इस तरह से आया है। तो इन दोनों के दरमियान आपस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2, ठीक है। और ऐसी मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसके बाद एक एग्जांपल 2 है, वो आप प्रॉपर्टीज खुद देखिएगा। और इसके बाद इवेल्युएट ए डिटर्मिनेंट यूजिंग रो रिडक्शन। अच्छा, रो एक एग्जांपल 3 है, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप करेंगे वो खुद, एग्जांपल 2 भी आप खुद करेंगे। वो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिसेस, नॉट बाय सॉल्विंग, जस्ट लुकिंग, उनको एक नजर देखने से आपने बताना है, आपने देखना है कोई दो रोज तो सेम नहीं है, या दो रोज प्रोपोर्शनल तो नहीं है, या उसमें कोई जीरोस तो नहीं है पूरी रो। इस तरह से आपको जस्ट कीज के साथ उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और एक आपके पास एग्जांपल 3 है, जिसके अंदर आपने रो रिडक्शन के थ्रू ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपकी मैट्रिक्स ए जो है ना, जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो कुछ इस तरह से है, 0 3 2 और 1 6 6 और 5 9 1। तो 1 6 और ये 6 है, ठीक है। अच्छा, तो अगेन मैंने इसका डिटर्मिनेंट बाय रो रिडक्शन, तो मैंने इसको जस्ट इस फॉर्म में बनाना है। मैंने कुछ ऑपरेशंस करने हैं कि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ जाऊं। ये कोई x1 हो, ये 0 0 0, x2 0 0 0 और ये x3, इस फॉर्म में मैंने ले आना है। यानी कि आप कह रहे हैं रिड्यूस रो एक्विलन फॉर्म के अंदर इसको लेके आना है। और विद डिटर्मिनेंट फाइंड करें रो ऑपरेशन, तो मैं अगर कोई 7 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ किसी रो के साथ, तो मुझे वो 7 बार डिवाइड भी करना है, ठीक है। लेट्स वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके कोई के वैल्यू आपके पास आई है, वो तो होगी, तो वो के भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर x1 भी होगा, x2 भी और x3 भी। कोई रो इंटरचेंज करते हैं तो आपने बार माइनस भी लगाना है, वही फॉर्म में आएगा। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार वाला फैक्टर जो भी आएगा वो भी आपके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिटरमिनेंट आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आप रो से कर रहे हैं। एग्जांपल 4 जो होगी वो आप कॉलम ऑपरेशंस के साथ कीजिएगा। ये आपकी बुक्स में से ही है। अगर आपको किसी को स्लाइड चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल लीव माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो एग्जांपल 15 नो 5, एग्जांपल 5 के अंदर आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं उसको थोड़ा सा बस डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि वो 4x4 ऑर्डर की है। तो एग्जांपल 5 के अंदर 4x4 ऑर्डर है। तो रो ऑपरेशन से को फैक्टर फाइंड करना है। मैट्रिक्स जो है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो कुछ इस तरह से है, 3 1 2 3 और 5 2 4 7 और -2 -1 -2 -1 1 और 5 और 6 1 5 3। अच्छा, ये मैट्रिक्स है। आपने 3x3 को ओपन करना सीखा है, ठीक है। तो जब आप अगर इससे भी एक्सप्रेस करते हैं कि पहले आप 3 लिखते हैं, फिर आप -5 करते हैं और इसके रो और कॉलम्स को हाइड करके करते हैं,
फिर अंदर जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, फिर 3 क्रॉस 3 में आपको दोबारा वो चीज करनी पड़ेगी। तो पहले आप रो ऑपरेशंस कर लेंगे और कुछ इस तरह से अपनी बना लेंगे मैट्रिक्स आखिर पे कि अगर जो है कुछ ऑपरेशंस कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो कुछ आप मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस करने के बाद 0 1 0 0 और -1 2 0 1 1 -1 3 8 3 1 3 0, ठीक है। तो फिर इस वाले डिटर्मिनेंट को आप ओपन करें तो ये 0 से जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, 1 से जो भी होगा इसके साथ प्लस आएगा, फिर इसके साथ जब हम ओपन करेंगे तो ये मुझे फिर -1 मिलेगा, ठीक है। और मैं इसके साथ इस वाली इंटरसेक्शन कॉलम और रो को हाइड करके फिर मेरे पास ये रह जाएगा -1 1 3 और क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये -1 1 3 0 3 3 1 8 0 ये रह जाएगा, ठीक है। और फिर 3 cos 3 को आप ओपन दोबारा कॉलम 1 से कर लें तो आपको सिर्फ दो फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि ये वाला 0 तो 0 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से बआसानी आप 4 + 4 का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे दोबारा एक प्रॉपर्टी है जो कि पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ। इनमें से दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी गालबन, तो एक प्रॉपर्टी रहती है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस है ए और एक बी, अगर आप a प्लस बी करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो डिटर्मिनेंट आप अलग-अलग भी फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल 1 करते हैं, एक एग्जांपल 1 आप खुद करेंगे बल्कि, वरना इधर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हमें तो लेक्चर शॉर्ट हो स्टूडेंट्स के लिए और नॉलेज बेस पे हो और उनके अंदर उन्हें कोई कंसेप्ट्स मिल जाए काफी होता है। इसमें यही चीज प्रूव करनी है आपने। अच्छा, फिर आगे एक बात हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नोट्स हैं अपने। लेट ए बी सी, कोई तीन मैट्रिसेस हैं आपके पास, दैट डिफर ओनली इन अ सिंगल रो, एक सिंगल रो में उन तीनों के दरमियान फर्क है, बाकी दो रो सेम है। बट दैट रो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द रो ऑफ ए एंड बी। लेट्स सपोज सी जो है वो एक मैट्रिक्स है और ए और बी इन तीनों की दोनों रोज सेम है। तीसरी रो जो ए और बी की अगर मैं ऐड करूं, यानी कि रो 3 के जो फैक्टर्स लेट्स सपोज R1 और R2 इन तीनों के अंदर सेम है, ठीक है। R3 जो है वो मुझे सी का R3 कैसे मिलता है, रो 3 ऑफ ए प्लस रो 3 ऑफ बी को ऐड करने से, ठीक है। ऐसी सूरत में जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी होगा वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ही होगा। मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। एग्जांपल 2 है आपकी बुक से, तो इसके अंदर है एक सी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें 175203 और 156। कोई ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है 175203 और 147 और डिटर्मिनेंट ऑफ जो बी है वो कुछ इस तरह से है 120 701 53 -1। अच्छा, अब आप देखें कि
दो रोज तो सबकी सेम है 175203 175203 175203। अब ये जो सी की तीसरी रो है ये मैं ए की और बी की तीसरी रो को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगी तो 1 + 0 तो ये 1 4 + 1 5 तो ये 5 7 + -1 6 तो ये 6 आपके पास। तो ऐसे केस के अंदर जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी के बराबर आ जाता है और यही इसी एग्जाम्पल में आपने प्रूव भी करना है, ये आप खुद करेंगे। अच्छा लेट्स सपोज जो अगली बात है इफ ए इज एन एलिमेंट्री, एक ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की और एक ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ई जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई के बराबर होगा। ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चंस हैं उसमें आपने यही वेरीफाई करना है जो मैं प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूं काफी पहले कि कोई के मैट्रिक्स के है वो ए मैट्रिक्स के साथ के कांस्टेंट है वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो n टाइम्स के बार आप ले लें और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लें तो इसके ही बराबर होगा। अच्छा फिर उसके बाद अगर कोई n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स है n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल कब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट ये कोई ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। और अगर कोई ए और बी मैट्रिक्स है n क्रॉस n n क्रॉस n मैट्रिसेस है और सेम साइज यानी कि ये नहीं n क्रॉस n से आप कह लें कि ये 3 क्रॉस 3 है या ए बी जो है वो 4 क्रॉस 4 है, सेम साइज होना चाहिए। अगर ए 3 क्रॉस 3 है तो बी भी 3 क्रॉस 3 हो। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से है तो तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है। आपके पास एक मैट्रिक्स है if A is any n cross n matrix and Cij is the cofactor of Aij then matrix is ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी है आप वहां से देख लीजिएगा। तो आप अच्छा अगर आपके पास एक कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है डेफिनेशन में दोबारा फिर लिखवाता हूं A1 1 A2 1 A3 sorry that will be A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 और A2 3 A3 1 A3 2 और A3 3। अच्छा ये अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और अगर मैं हर का कोफैक्टर फाइंड कर लूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा C11 C12 C13 C21 C31 C22 C32 C23 और C33। इस मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लूं यानी कि C11
C12 C13 C21 C22 और C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लूं, ये कोई ए मैट्रिक्स थी और ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा इन केस ऑफ जब मैट्रिक्स आपके पास 3x3 है। ठीक है, अब आपको मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। अब ये मैंने आपको बता दी है एडजॉइंट 3x3 का कैसे लेंगे, कोफैक्टर सारे फाइंड कर लें और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये आपको यूं याद रखने के, अब C11 C12 इस तरह नहीं लिखना, ये इस तरह लिखना है C11 C12 C13, ये एडजॉइंट होगा। और अब 3x3 का मोड डिटर्मिनेंट कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया है, एडजॉइंट कैसे लेना है ये भी मैंने बता दिया। अब 3x3 का इनवर्स फाइंड करना पड़े तो आप आसानी कर सकते हैं। अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिएगा, मैं बोलूंगा। इफ A is any n cross n matrix and Cij is the cofactor of Aij, then the matrix, हम जनरल केस की बात करें, C11 C12 and up to C1n, फिर C21 C22 and up to C2n, और ये फिर Cn1 और ये अप टू Cn2 और ये फिर Cnn, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हो कहलाएगी, is called a matrix of cofactors from A. The transpose of this matrix, इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए, is called the adjoint of A and denoted by adjoint of A. फिर अगली मैं एग्जांपल 6 है वो आप लोग खुद करेंगे। जिसके अंदर आपको ए मैट्रिक्स दी है 3x3 और आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, वो आपको पता लग गया आपने किस तरह से करना है। फिर आगे एक एग्जांपल 6 है इसी बुक की एग्जांपल, आप खुद टॉपिक आपको पता है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस फाइंड कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है गालबन। तो इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, 3x3 का भी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह ग्रामर रूल फाइंड करेंगे, उसको ग्रामर रूल्स के थ्रू अपना लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने की देखेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।